नमस्कार, मैं अनुज तिवारी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बीच में कुछ अस्वस्थ होने के कारण मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहा था, बट हाँ, अब ये है कि थोड़ा सा पहले से मैं बेहतर हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले हम लोग विजन का 365 कवर कर रहे थे और आधे से ज्यादा हम लोग विजन 365 कवर कर चुके थे। मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। जहां से कोर इकोनॉमी का सेक्शन था, जहां से कमीशन प्रश्न पूछती है, वो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। बाकी हमारा रेस्ट टॉपिक बचा था, तो वो भी मैं किसी दिन आपका कवर करा दूंगा, कल या परसों। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूपी पीसीएस मेंस को लेकर के। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी डिमांड होगी, तो हम लोग आरओ एआरओ मेंस पे भी बात करेंगे। बट चूंकि अभी मेंस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मेंस पे एक बार ब्रीफिंग करेंगे, या फिर जो लोग 2025 का भी पीसीएस अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी मेंस दे रहे हैं उन्हें पहले से सारी चीजें पता हैं, उनका हर चीज की तैयारी है। लेकिन जो लोग 2025 में प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्योंकि अगर जब तक उनको पता ही नहीं होगा तब तक वो सही से अपनी रणनीति नहीं बना पाएंगे और अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो हमारी टीम ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना बच्चों के साथ एक बार मेंस अप्रोच पे बात किया जाए, और अगर उनकी डिमांड होती है या रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग मेंस के आंसर सिनॉप्सिस पर भी काम करेंगे। जहां पर एक दो तीन जो भी हो पाएगा हमारी टीम के द्वारा वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, और वहां पर हम आपको सिनॉप्सिस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो एक बार आप वहां पे जरूर जुड़ें। वहां पे प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के हम लोग डेली फ्री क्विज कराते हैं। साथ ही साथ में हमारा पेड बैच भी है, मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो इन दोनों से आप जुड़ सकते हैं। और सबसे खास बात यह कि आप YouTube पे हमारे आते हैं, क्लास लेते हैं, देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप आते हैं, हमें देखते हैं, तो हमारा हौसला जाहिर करने के लिए आप हमारे क्लास को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी अगर इच्छा करें तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। बट हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल का जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी क्लास की नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सके। क्लियर है? तो देखिए, अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ यूपी पीसीएस को लेकर के। ठीक। तो मेरे दोस्त, यूपी पीसीएस मेंस। ठीक है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, मैं पहले एक बार आपको बता दूं कि अच्छा, ये क्लास में ऐसा रखता हूँ कि जो नया बच्चा है उसके लिए भी बेनिफिट्स हो। मैं एक ही फ्लो पे सब कुछ आपको बता दूंगा। नए बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। पहला, अगर मैं पीसीएस की बात करूं तो पीसीएस हमारा 3 चरण में होने वाला एग्जाम है। ठीक। 3 स्टेप्स होते हैं, इसके 3 स्टेप्स हैं। मैं बस 5 मिनट आपका लूंगा। पहले स्टेप्स में आपका प्रीलिम्स होता है, सेकंड स्टेप्स में आपका मेंस होता है, और थर्ड स्टेप में आपका इंटरव्यू होता है। ठीक। अगर मैं थोड़ा सा आपसे प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका सीसैट और एक आपका होता है जीएस। ये 2 पेपर होते हैं। क्लियर है? अगर मैं सीसैट या जीएस की बात करूं तो सीसैट में हमारे कितने क्वेश्चंस होते हैं? सीसैट में इन कॉमन टर्म में हमें 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूं जीएस की, तो यहाँ पर हमें 150 क्वेश्चंस मिलते हैं। अब सबसे खास बात है मेरे दोस्त कि सीसैट भी आपका 2 नंबर का होता है, और आपका जीएस 1.33 नंबर का होता है। क्लियर है? अब सबसे खास बात यह है कि जो कट ऑफ बनती है वो जीएस के बिहाफ पर बनती है, ना कि सीसैट पे। सीसैट कैसा है? तो ये क्वालिफाइंग है। सीसैट कैसा है? तो सीसैट मेरे दोस्त ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं मेंस पे। हमें मेन समझना तो मेंस था, बट मैंने फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। अच्छा, मैं इंटरव्यू भी आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि इंटरव्यू कितने नंबर के हैं। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू है व्यक्तिगत, वो भी 100 नंबर का है।
ठीक है। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का है। क्लियर है? तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक। अब मैं बात करता हूं मेंस की। तो जो मेंस है आपका, ये 150 नंबर का है। ठीक। सॉरी, 1500 का है, क्षमा चाहूंगा। मेंस आपका 1500 नंबर का है। अब मैं बात करता हूँ प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, कट ऑफ में आना है। ठीक। क्वालिफाई करने का मतलब है इसका नंबर मेंस में नहीं जुड़ता। सिर्फ सी सेट क्वालिफाइंग है और पूरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाइंग है। तो मेरिट जो बनती है वो जीएस के बिहाफ पर बनती है। अगर आप 100 क्वेश्चन में 33% लाते हैं तो सी सेट आप पास हैं। जो कट ऑफ बनेगी वो जीएस पे बनेगी। तो जीएस में जो भी कट ऑफ जाएगी, अगर आप क्वालिफाई कर लेते तो प्रीलिम्स आपका निकल जाता है। अब प्रीलिम्स के बाद जब आता है मेंस का, तो हमारा सारा खेल यहां से शुरू होता है। अब अगर हमारा मेंस मेरे दोस्त यहां से शुरू होता है, तो फिर अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो 1500 नंबर का पेपर होता है हमारा, मेंस में कितने पेपर हैं, कैसी कहानियां हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए, इस पर अब हम बात करते हैं। देखिएगा, अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में मेरे दोस्त हमारे 8 पेपर हैं। मेंस 8 पेपर। ठीक है। कितने पेपर है मेंस में? 8 पेपर है। ये कौन कौन से 8 पेपर हैं? तो सबसे खास बात, जो पहला पेपर है हमारा, वो है हिंदी का। ठीक। जो दूसरा पेपर है हमारा, वो एसए का है। जो तीसरा पेपर है हमारा, वो जीएस फर्स्ट पेपर। ठीक है। एसए पेपर। ठीक। जीएस सेकंड पेपर। जीएस थर्ड पेपर। अभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, तनाव मत लीजिएगा। ठीक है। छठा, जीएस फोर्थ पेपर। अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, ठीक है, फोर्थ ऐसे लिखा जाएगा। 1 सेकेंड, अभी आपको क्लियर दिखेगा। जीएस फोर्थ पेपर। ठीक है। जीएस फोर्थ पेपर। एक है आपका जीएस फिफ्थ पेपर, और एक है आपका जीएस सिक्स पेपर। ठीक है। यहां तक तो कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए, मतलब मेरे दोस्त, कहने का आशय यह है कि प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं, एक सी सेट होता है, एक जीएस होता है। प्रीलिम्स में सी सेट क्वालिफाइंग है, जीएस के नंबर के बिहाफ पे हमारा सिलेक्शन होता है, मेरिट बनती है जीएस पे। फिर जीएस निकलने के बाद में, प्रीलिम्स निकलने के बाद में हम मेंस में आते हैं, और मेंस में हमें 8 पेपर देना होता है। ये 8 पेपर हमारे 1500 नंबर के होते हैं। कुल पेपर 1500 नंबर का होता है, जिसमें से सबसे खास बात है, अच्छा एक चीज और, ये जो प्रीलिम्स पे का पेपर है, ये आपका 2 घंटे का होता है। 2 घंटे का आपका सी सेट होगा और 2 घंटे का आपका जीएस होगा। लेकिन ये जो मेंस है, ये कितने घंटे का होता है? मेंस आपका 3 आवर का होता है। मतलब यहाँ पर आपको 3 घंटे मिलते हैं लिखने के लिए। क्लियर है? अब वहीं पे अगर मैं हिंदी की बात करता हूं, तो हिंदी कितने नंबर का है? हिंदी है आपका 150 नंबर का। निबंध कितने नंबर का है? तो निबंध भी है आपका 150 नंबर का। उसके बाद में ये जो आपके 6 पेपर हैं, इन 6 पेपरों का नंबर कितना है? 200 नंबर पर पेपर। समझ में आया आपको? तो ये कितने हो गए? तो 6 दूनी 12 और 3 15। तो यही टोटल मेरे दोस्त आपका 1500 नंबर के मेंस होते हैं। 100 नंबर का इंटरव्यू, तो फाइनल सिलेक्शन आपका 1600 नंबर पे होता है। इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम एक एक को थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। क्लियर है? देखते हैं। देखिए,
अगर सबसे खास बात है पेपर की, मैं थोड़ा सा शेड्यूलिंग की बात करूं कि कौन कौन से पेपर में किस प्रकार का लिखा हुआ है या कैसा है। ठीक है, देखिएगा, अगर आपने मेंस कभी सिलेबस देखा है तो आपको एक चीज पता होगा कि पहले सिलेबस कुछ अलग था और बाद में सिलेबस को चेंज किया गया है। ठीक है, जो बाद में सिलेबस को चेंज किया गया है वो क्या था, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ठीक, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे यहाँ पर क्या होता था, जैसे यूपीएससी में, मैं थोड़ा सा आपके साथ यूपीएससी में मैं आपके साथ बताता हूँ, और यूपी पीसीएस में मैं आपके साथ बताता हूँ। यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में क्या है कि जहां पर जीएस के आपके 4 पेपर हैं, वहीं पर यहाँ पर आपके जीएस के तो 4 पेपर हैं, लेकिन सबसे खास बात है कि यूपीएससी में जहां पर आपका एक ऑप्शनल पेपर है, उस ऑप्शनल पेपर में जिसे आप वैकल्पिक बोलते हैं, ठीक, वैकल्पिक बोलते हैं, इस वैकल्पिक विषय को रखा गया है। और इस वैकल्पिक विषय में कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि यूपी पीसीएस में वैकल्पिक विषय नहीं है। ठीक, वैकल्पिक विषय ये नहीं है। इसी के प्लेस पे क्या लाया गया है, यूपी स्पेशल से 2 पेपर। ठीक है, यूपी स्पेशल से 2 पेपर लाए गए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। क्लियर हो गया है। अब सबसे खास बात है कि हमारा जीएस फर्स्ट पेपर में, हम एक एक को बात कर लेंगे, फिर जीएस फर्स्ट पेपर पे बात करेंगे आज। बाकी पे आपकी अगर डिमांड होगी तो बाकी पेपर्स पे भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर 200 नंबर एंड 3 आवर। ठीक, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे खास बात मेरे दोस्त, ये इसमें जो आपको देखने को मिलता है, उसमें पहला आपको क्या मिलता है, तो एक तो आपको मिलता है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, विश्व इतिहास, विश्व, क्या मिलेगा, पहला तो आपको मिलेगा विश्व इतिहास। अब सबसे खास बात यह है कि विश्व इतिहास से आपके एकाध प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, विश्व इतिहास। दूसरा टॉपिक क्या है, वो है आपका कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। ठीक है, तीसरा सबसे खास बात क्या है आपका इसमें विषय में, तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बनाता है इस विषय को, वो आपका बनाता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास। और एक टॉपिक है इसी में, वो है हमारा समाज, ब्रेक जिसे हम बोलते हैं भारतीय समाज। और एक है हमारा भूगोल। क्लियर है, तो ये 3 विषय आपको मैंने तो देखिए, मैंने लिखा है 5, बट मैं बोल रहा हूं 3। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर एक आपको देखने को मिलता है हिस्ट्री, एक आपको देखने को मिलता है जियोग्राफी, और एक आपको देखने को मिलता है सोसाइटी। ये जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड देखने को मिलता है, आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है, और साथ ही में नेशनल, नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट। फिर जियोग्राफी में भी आपको वर्ल्ड एंड इंडियन, और सोसाइटी में तो इंडियन सोसाइटी। इतना क्लियर हो गया।
तो ये आपका फर्स्ट पेपर है। इन फर्स्ट पेपर में आपको 200 नंबर में से मान के चलिए कि कम से कम 120 तो लाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर में नंबर लाना आसान होता है इन कंपैरिजन सेकंड और थर्ड के। फोर्थ पेपर तो एन एवरेज नंबर मिलते हैं, लेकिन कुछ नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जो आपका जीएस फर्स्ट पेपर है, कम से कम मान के चलिए 120 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर के हम अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि चारों पेपर जीएस के और 2 पेपर यूपी स्पेशल्स के, इनमें हम इक्वल नंबर नहीं ला सकते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जहां पे नंबर मिलता भी है और लाया भी जाता है, तो जीएस फर्स्ट पेपर है आपका, वहां पे मिलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहीं पर हम बात करते हैं जीएस सेकंड पेपर की। ठीक है, जीएस सेकंड पेपर हम इनके डेप्थ में भी जाएंगे, एक एक पेपर को पकड़ के डेप्थ में भी हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, अब मैं सेकंड पेपर की बात करूं, तो इस सेकंड पेपर में भी आपकी है पॉलिटी, तीसरा है आपका गवर्नेंस, तीसरा दूसरा गवर्नेंस है, तीसरा इसमें भी सोसाइटी है, और चौथा है इसमें इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक, ये 4 टॉपिक हैं, और इन 4 टॉपिक को मिला करके यहाँ पे भी 200 नंबर है एंड 3 आवर है। ठीक, इसमें से आपको पॉलिटी पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, सोसाइटी पढ़ना है, और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है। देखिए, सोसाइटी तो चारों पेपर में है, इवन यूपी में है, और यूपी स्पेशल्स में भी 4th 5th पेपर और 6th पेपर में भी है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको पूरा का पूरा, आपको एक बार पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आप मान के चलिए। पूरा का पूरा कहने का मेरा सेंस क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं एक प्रश्न आपसे बोल रहा हूं, देखिए, वैश्वीकरण ने महिलाओं के रहन सहन पर प्रभाव डाला है, या वैश्वीकरण का महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करें, ये एक प्रश्न है। दूसरा है कि उपभोक्तावाद ने भारतीयों में उनके कल्चर्स को, उनकी लोक सभ्यता को बदला है या प्रभावित किया है, समीक्षा करें। या उपभोक्तावाद ने भारतीय समाज को कहां तक प्रभावित किया है, टिप्पणी करें। या क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उपभोक्तावाद ने भारतीय कला एवं संस्कृति को परिवर्तित किया है, अपनी राय दें। ठीक, तो ये प्रश्न जो है वो आपका इंडियन सोसाइटी जीएस फर्स्ट पेपर का है। दूसरा, मैं आपसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूं कि एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि ट्रिपल तलाक ने महिला सशक्तिकरण में कितना भूमिका अदा किया है, टिप्पणी करें। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ट्रिपल तलाक ने महिलाओं के जीवन को पहले से बेहतर किया है? आप इस पर अपनी राय व्यक्त करें। तीसरी, मान के चलिए कि ये तो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो गया। दूसरा, दहेज निवारण अधिनियम में परिवर्तन के पश्चात या उनमें संशोधन करने के पश्चात महिला सशक्तिकरण को कितना बढ़ावा मिला है, टिप्पणी करें। या क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पहले के दहेज निवारण अधिनियम में जो समस्याएं थी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि दहेज निवारण अधिनियम में पूर्व में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को खत्म करते हुए तत्काल में दहेज निवारण अधिनियम में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के पश्चात महिलाओं को वरीयता भी दी गई है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दहेज निवारण अधिनियम में संशोधन के परिणाम स्वरूप महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा? अपनी राय व्यक्त करें। तो ये क्या है, ये जीएस सेकंड पेपर का है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिटी और गवर्नेंस के इशू है। तीसरा सबसे खास बात ये कहा जा रहा है कि भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के पश्चात हमारे सांसद या विधायिका में, मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इससे क्या आप सहमत हैं कि आने वाले टाइम पे हमारे प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि होगी? इस पर आपका क्या राय है? चर्चा करें, टिप्पणी करें, सुझाव व्यक्त करें, कुछ भी मांग सकता है। ये कैसा है? तो जीएस सेकंड पेपर का क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा,
एक प्रश्न मान के चलिए कि क्रिप्टो करेंसी का हमारी महिला पे क्या भूमिका पड़ेगी, या फिर सशक्तिकरण के साथ ही में एग्जाम्पल के तौर पे है कि मान के चलिए कि महिला सशक्तिकरण किस प्रकार आजकल डिजिटल जो हमारा ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें पार्टिसिपेशन चल रहा है, या फिर हमारी अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की कितनी भूमिका है, टिप्पणी करें। ये तो सिर्फ मैं महिलाओं पे ही बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ महिला का ही नहीं है, बाकियों का भी है। जैसे मान के चलिए कि अभी हाल ही में सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया है। अनुच्छेद 370 के खत्म करने के पश्चात हमारी संस्कृति और सभ्यता पर क्या फर्क पड़ेगा, या हमारे सौहार्द पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, हाल ही में किसानों के सम्मान निधि योजना के माध्यम से, या फिर हाल ही में सरकार ने डीबीटी के माध्यम से किसानों को सब्सिडी देने का काम करता है, किस प्रकार या किसानों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, या किस प्रकार इसने किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को कम किया है। तो ये जीएस थर्ड पेपर का क्वेश्चन हो जाता है। वहीं पे सीधी सी बात है कि क्रिप्टो करेंसी से किस प्रकार हमारी भारतीय और संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा है, उसका मूल्यांकन करें, या फिर क्रिप्टो करेंसी का हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करें, या फिर अभी हाल ही में विश्व स्तर पर आप देख रहे हैं तो क्या चल रहा है, इससे पहले कोविड और अभी ट्रेड वॉर। तो ट्रेड वॉर के कारण हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, टिप्पणी करें। एक प्रश्न और मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। हरित क्रांति ने जहां पर भारत में खाद्यान्न निर्भरता को कम किया है और भारत को एक खाद्यान्न संपन्न देश बनाया है, वहीं पर हरित क्रांति ने ही भारत और इंडिया नामक दो वर्गों का विभाजन भी किया है। आप कहां तक इस बात से सहमत हैं? ठीक, ये सोसाइटी का प्रश्न है हमारा। तो अभी आपने देखा मैंने इतने प्रश्नों का चर्चा किया है आपसे। ये सारे प्रश्न जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड से बिलोंग करते हैं। ये अलग अलग प्रश्न है, उनकी मतलब कैटेगराइजेशन अलग अलग है। तो सब जगह पर आपको सोसाइटी देखने को मिलता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जीएस सेकंड पेपर तुम्हारा हो गया, जीएस थर्ड पेपर की। अगर मैं जीएस थर्ड पेपर की आपसे बात करता हूं तो जीएस थर्ड पेपर में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो मेरे दोस्त जीएस थर्ड में थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है। जीएस थर्ड पेपर, जीएस थर्ड पेपर, ठीक है। देखिए, अगर मैं जीएस थर्ड पेपर की बात करूं तो इसमें पहला कौन सा टॉपिक है, वो है आपका अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ठीक, दूसरा है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तीसरा आपका क्या है, पर्यावरण। चौथा आपका क्या है, आपदा प्रबंधन। पांचवा आपका क्या है, एक है आंतरिक सुरक्षा। और छठवां क्या है, एक है कृषि। गौर करिएगा, यहां पर भी 200 नंबर, 3 घंटा। ठीक, अब यहां पर आपको थोड़ा सा देखना क्या पड़ेगा, इन 6 सेक्शंस से सिर्फ आते कितने हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा हाँ, मैं बताया नहीं, पूरे पेपर में 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन से आता है। मतलब जीएस फर्स्ट पेपर में भी 20 क्वेश्चन, जीएस सेकंड में भी 20 क्वेश्चन, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, जीएस फिफ्थ, जीएस सिक्स, सब में 20-20 क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हो गया? अब सबसे खास बात है कि जहां पर अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की बात करूं ऊपर से नीचे तक, तो पहले मैं एक बार सिलेबस डिस्कशन कर लेता हूं, फिर मैं आपसे साथ बात करता हूं। इन 3 ही टॉपिक ऐसे हैं, 3 पेपर जिसमें थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन है। फोर्थ पेपर पूरा का पूरा इथिक्स है, वहां पे कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, उसमें बस थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन है। बट मैं यहाँ से बात करता हूँ
यहाँ पर अगर मैं बात करूं जीएस फर्स्ट पेपर की, तो जीएस फर्स्ट पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न जो बनते हैं, जैसे ये हिस्ट्री है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ज्योग्राफी लिखा है और मैंने सोसाइटी लिखा है। मान के चलिए कि इन तीनों से लगभग 6-7 क्वेश्चंस आते हैं। वहीं पर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो हिस्ट्री से लगभग आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेगा। जियोग्राफी से भी लगभग 7 से 8 प्रश्न मिलेगा। और इंडियन सोसाइटी से आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ सोसाइटी, ऐसा नहीं सोसाइटी होगा, ये जियोग्राफी से रिलेटेड होगा, कल्चर से रिलेटेड होगा, इतिहास से रिलेटेड होगा, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, किसी से भी रिलेटेड होगा। बट ये कहीं ना कहीं हमसे पूछता है, तो मान के चलिए कि ये प्रश्न हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। इंटरनेशनल रिलेशन से फिक्स है कि हमको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलता है। सोसाइटी से भी हमको यहाँ 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलता है। गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं, तो गवर्नेंस लगभग 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलता है। और यहाँ लगभग 11 से 12 प्रश्न देखने को मिलता है। बस कहीं एक आध प्रश्न आगे पीछे हो जाते हैं, और कहीं कहीं पर कोई प्रश्न एक दूसरे को ओवरलैप भी कर लेता है, तो इतना तनाव नहीं लेना है। ठीक है। सेम एज हमारा थर्ड पेपर भी ऐसे है। अब बात करते हैं हम जीएस फोर्थ पेपर की। ठीक है। सो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे बात करता हूं जीएस फोर्थ पेपर की, इसमें सिर्फ एक चीज लिखा गया है, और वो लिखा गया है इथिक्स, या फिर इन शॉर्ट टर्म में मैं बात करूं तो नीति शास्त्र। ठीक है। नीति, नीति शास्त्र, बस यही लिखा गया है। इसमें भी आपको दो मिलेगा। पहला आपको मिलता है केस स्टडी। ठीक। और एक आपको मिलता है ट्रेडिशनल। ठीक। ट्रेडिशनल आपका 50% वेटेज है, और केस स्टडी आपका 50% वेटेज। ठीक। इन दोनों को मिलाकर के हमारा सिर्फ एक पेपर बनता है, और वो बनता है इथिक्स का। जहां पर आपने जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड में देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से प्रश्न बनाए जाते हैं। मतलब जीएस फर्स्ट पेपर में जहां इतिहास है, विश्व इतिहास है, ज्योग्राफी है, इन सारे टॉपिक से प्रश्न है। वहीं पर इथिक्स सिर्फ सिंगल पेपर है। ठीक है। अब सबसे खास बात मेरे दोस्त की, अगर मैं बात करता हूं यूपी स्पेशल्स की, जो कि हमारा जीएस फिफ्थ पेपर है। ठीक। जीएस फिफ्थ और जीएस सिक्स पेपर। ठीक। ये दो पेपर है हमारे पास। और इन्होंने क्या किया है इन दोनों पेपर में, इन दोनों पेपर में किया है कि जो हमारा यूपी स्पेशल है, इसी यूपी स्पेशल को दो भागों में बांट दिया है। पहले में इन्होंने क्या क्या रखा है, तो जो जीएस आपका फर्स्ट पेपर, या मैं यूपीएस यूपी स्पेशल का फर्स्ट पेपर की बात करूं, तो जीएस फिफ्थ के नाम से है। इसमें क्या है, इसमें है आपका इतिहास। अब आप कह रहे होंगे, अभी तक तो आपने ऊपर बताया था इतिहास, अब यहाँ कौन सा इतिहास आ गया? तो मेरे भैया, ये इतिहास आपका है यूपी का। ठीक। इतिहास आता है इसमें। इतिहास के साथ ही में क्या आएगा? समाज आएगा आपका, यूपी का समाज आएगा। तीसरा क्या आएगा? आपका आएगा राज व्यवस्था। और चौथा क्या आपका आएगा? सुशासन। और एक क्या आएगा? और एक आएगा आपका सुरक्षा। ये सब किससे रिलेटेड होंगे? इनका संबंध होगा यूपी से। ठीक। यूपी का इतिहास, यूपी की सोसाइटी, यूपी का राज्य व्यवस्था, यूपी का सुशासन, यूपी की सुरक्षा, ये सब के सब हम लोग जीएस फिफ्थ पेपर में देखते हैं। वहीं अगर मैं जीएस सिक्स पेपर की बात करूं, तो इसमें क्या बच रहा है? तो इसमें हमारा बच रहा है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। और हमारा क्या बच रहा है? जनगणना।
और हमारा क्या बच रहा है? हमारा बच रहा है भूगोल। और हमारा क्या बचा है अभी तक? बचा है हमारा कहीं साइंस आया है तो नहीं आया है, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान हमारा इसी में आ जाएगा। तो मोर और लेस देन इतने टॉपिक्स हैं जो कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। ये भी यूपी से है और ये भी यूपी से है। ठीक, ये भी आपका 200 नंबर और 3 आवर का है। ठीक, और ये भी आपका 200 नंबर और 3 आवर का है। ठीक है। ठीक, तो ये हम लोगों ने अभी तक अपने 6 पेपर पे विचार विमर्श किया है। ठीक, अब क्या बात है कि क्या यहीं से ये सारे प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी? तो अब ये तो मोटी मोटी बातें हुई। अब हम इनके हर एक पेपर को थोड़ा सा ले करके और डेप्थ में एनालिसिस करेंगे कि जीएस फर्स्ट पेपर में क्या क्या बातें हैं, जीएस सेकंड में क्या क्या बातें हैं, वो कौन से प्रश्न कहाँ से आते हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। क्लियर है? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर मैं अब आपसे बात करता हूँ जीएस फर्स्ट पेपर की, लेकिन उससे पहले मैं एक घूंट पानी पी लूं और फिर मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो चलते हैं, देखिएगा। अगर मैं आपके साथ जीएस फर्स्ट पेपर की बात करता हूँ, ठीक, देखिए, जीएस फर्स्ट पेपर में हमारा हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और सोसाइटी है। हम सिर्फ अभी जीएस फर्स्ट पेपर पे आपके साथ चर्चा करेंगे, और जीएस फर्स्ट पेपर के बाद में आप कमेंट करिएगा, तब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे भी आपके साथ विस्तृत में चर्चा करेंगे। बट अभी हम जीएस फर्स्ट पेपर को आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने जीएस फर्स्ट पेपर को ढंग से देखा होगा तो जीएस फर्स्ट में है इतिहास। इतिहास में 3 इतिहास है। विश्व इतिहास है, कला एवं संस्कृति है, और तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट मेरे दोस्त है, वो है हमारा सोसाइटी। या सोसाइटी के पहले हमारा एक टॉपिक आता है, वो है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। तो मेरे भाई, अगर मैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो वो कहां से होगा? तो हम लोग सबसे पहले उठाएंगे विश्व के इतिहास को, और विश्व के इतिहास से एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हर साल लगभग एक प्रश्न विश्व इतिहास से पूछे जा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी विगत 3-4 वर्षों से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है। अब सबसे खास बात यह है कि जहां विश्व इतिहास इतना बड़ा टॉपिक है, वहां पर एक दो प्रश्नों के लिए क्या इतना टाइम हमें देना युक्ति संगत है? तो इसका जवाब है हाँ। हमें एकाध प्रश्नों के लिए भी युक्ति संगत नजर आता है, पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, हम एक नंबर से भी बाहर हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको विश्व इतिहास नहीं पता होगा तो आप इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप इंटरनल सिक्योरिटी भी नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है कि आप इंटरनेशनल रिलेशन ना बना पाएंगे और ना ही आप उस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। तो आपने देखा कि जीएस फर्स्ट पेपर जीएस सेकंड से रिलेटेड है और जीएस सेकंड जीएस थर्ड से रिलेटेड है। किस प्रकार से? देखिए, विश्व इतिहास जीएस फर्स्ट में है और इंटरनेशनल रिलेशन जीएस सेकंड में है और इंटरनल सिक्योरिटी जीएस थर्ड पेपर में है। ठीक, और आपको नीतियां बनानी है। उन नीतियों में भारतीय हित को किस प्रकार ध्यान में रखा जाए, एक सिविल सेवक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, वो अकाउंटेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। दूसरी सबसे खास बात है कि जवाबदेहिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, इंटीग्रिटी। ये सब मूल्य तब होंगे जब व्यक्ति
इस लेवल का बन पाएगा। और जब व्यक्ति में ये सारे मूल्य होंगे तो वो आपकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर बनाएगा। अब सबसे खास बात है कि जीएस फर्स्ट पेपर को हमें इसलिए पढ़ना है जिससे कि हम जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ को एक साथ कर पाए। तो आपको आईआर पढ़ना पड़ेगा। आईआर के 4 प्रश्न आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के 4 प्रश्न आते हैं और जीएस फोर्थ में 3 प्रश्न इस टाइप के आपको मिलते हैं। तो 3 4 7 और 4 11, मतलब अगर आपने विश्व इतिहास नहीं पढ़ा और 2 क्वेश्चन विश्व इतिहास के, तो 11 2 13। अगर आपने विश्व इतिहास नहीं पढ़ा तो यकीन मानिए कि 13 प्रश्नों पर आपकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। और ये वो टॉपिक है जो टॉपिक सारे सब्जेक्ट के को एक बेस देता है। अच्छा, आखिर क्यों विश्व का इतिहास फर्स्ट पेपर में रखा गया? हम थर्ड पेपर में भी तो रख सकते थे। थर्ड पेपर में हमने क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमें सबसे पहले विश्व इतिहास जानना जरूरी है। अगर हम विश्व इतिहास नहीं जान पाएंगे तो हम इंटरनेशनल रिलेशन नहीं बना पाएंगे। तो हमें विश्व इतिहास जानना है इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए। और जब हमें इंटरनेशनल रिलेशन हम जान जाएंगे, बनाने जाएंगे, तब हम उसमें प्राथमिकता किसको देंगे? अपनी आंतरिक सुरक्षा को देंगे, जो कि जीएस थर्ड पेपर का टॉपिक है। तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं विश्व इतिहास की बात करता हूं तो हमें कई सारी क्रांतियां पढ़नी पड़ती हैं, कई सारे दार्शनिक पढ़ने पड़ते हैं, कई सारे क्रांतिकारियों की वजह से या कई सारे दार्शनिकों की वजह से जो अंतरराष्ट्रीय पर या विश्व पटल पर विश्व इतिहास पे फर्क पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, उनका हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। जैसे मुसोलिनी का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें समझ में आएगा। हम हिटलर को पढ़ते हैं, हम नाजीवाद को पढ़ते हैं, फांसीवाद को पढ़ते हैं, मार्क्सवाद को हम पढ़ते हैं, समाजवाद को हम पढ़ते हैं, ये सब जो वाद निकले हैं, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम अपना विश्व इतिहास नहीं जान पाएंगे। आखिर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई, उसका क्या सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा, हमें ये जानना होगा। या फिर मैं आपसे एक प्रश्न कहूं कि इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का भारतीय इतिहास पर क्या फर्क पड़ा, मूल्यांकन करें। या फिर औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार भारतीय बुर्जुआ वर्ग को पतन कर दिया, टिप्पणी करें। या फिर औद्योगिक क्रांति के उद्भव ने भारतीय हस्तकला का पतन कर दिया, टिप्पणी करें, चर्चा करें, ठीक है, मूल्यांकन करें। इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो आपको विश्व इतिहास में मिलेगा। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध जब भी हुआ है तो उसके बीज प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही बो दिए गए थे। आप खुद सोचिए, अगर हम आपके घर के दो दो टुकड़े कर दें तो दो टुकड़े करने के बाद में क्या आने वाले समय पे युद्ध होगा? बिल्कुल होगा। हम तब तक युद्ध नहीं करते हैं जब तक हम सामने वाले से टक्कर लेने में सफिशिएंट नहीं होते, पर्याप्त नहीं होते। जिस दिन हमें मौका मिलेगा हम युद्ध थोपेंगे। सेम वही चीज हुआ हिटलर के साथ। जब पोलैंड के दो टुकड़े कर दिए गए तो जाहिर सी बात थी कि दो टुकड़े करने के बाद में जर्मनी का जो हिटलर था उसको ये बात चुभी, लगा कि हमारा टुकड़ा किया गया और मैं इसका बदला लूंगा। तो विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसका बीज प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही बो दिया गया था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये आपको बताना पड़ेगा। नाजीवाद, फांसीवाद किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय या फिर विश्व इतिहास को प्रभावित करते हैं वो बताता है। या फिर आप देखेंगे एक वर्ड आता है रेनासा, पुनर्जागरण। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इटली में किस प्रकार चर्च का प्रभुत्व था या फिर वहां के जो पोप हैं उनका किस प्रकार का प्रभुत्व था, जिससे कि इटली में हमें सबसे पहले पुनर्जागरण देखने को मिला। तो ये सब हमें विश्व इतिहास से पता चलेगा। आखिर विश्व इतिहास में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्होंने हमें प्रभावित किया है, बिना पढ़े आप नहीं जान पाएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक। उसी प्रकार से वैश्वीकरण भी है, तो वैश्वीकरण भी आपको पढ़ना पड़ेगा और वैश्वीकरण का प्रभाव हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो ये जीएस फर्स्ट पेपर पे हम आपके साथ बात कर रहे हैं विश्व इतिहास पर। सेम इसी प्रकार से आप देखेंगे तो इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? बिना तलवार, बिना बंदूक, बिना तोप गोला उठाए पूरा का पूरा सत्ता परिवर्तन कर दिया गया, पूरा का पूरा संस्कृति बदल दी गई, पूरा का पूरा समाज बदल दिया गया। ये कैसे हो पाया? ठीक है। रूसो अपने विचारों से किस प्रकार वहां के पूरा का पूरे समाज को बदल देता है। मार्टिन लूथर किस प्रकार से अपने विचारों से यूरोपियन कल्चर को इफेक्ट कर देता है। आप देखेंगे लेनिन
लेनिन के साथ ही में आप रूजवेल्ट को भी सुनेंगे विश्व इतिहास में। इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहां के सामाजिककरण में। ठीक, आगे चल के आप पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। ऐसा क्यों? आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में दो देशों का प्रभुत्व निकला, एक था अमेरिका, दूसरा था रशिया। और जब दो बड़े ताकतवर लड़ते हैं तो दो बड़े ताकतवर देशों को लड़ने के बाद में क्या होगा कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल मचेगा, या फिर दोनों देश लड़ेंगे नहीं, सिर्फ धमकी देंगे, आओ तुमको पटक देंगे, आओ तुमको मार देंगे, आओ तुमको देख लेंगे, ऐसी बातें करते हैं, डायलॉग बाजी करना, मुक्का नहीं मारना। ठीक, इस प्रकार के वॉर को हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं, जहां पर युद्ध की स्थितियां विद्यमान रहती हैं, तनाव बना रहता है, डर भय का माहौल रहता है, युद्ध कब हो जाए नहीं पता, लेकिन युद्ध नहीं होता है। ठीक, ये स्थिति कोल्ड वॉर की कहलाती है, जो कि अमेरिका और रशिया के बीच में 1991 तक चला है। अब उस समय पर दो गुट थे, एक था आपका नेटो और एक था आपका वार्सा पैक्ट। ठीक, तो वार्सा पैक्ट और नेटो, नेटो का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। वार्सा पैक्ट का नेतृत्व कौन कर रहा था? रशिया कर रहा था। अब रशिया और रशिया का वार्सा पैक्ट और अमेरिका के नेतृत्व वाला नेटो, इन दोनों के में भारत शामिल नहीं होना चाहता था। क्यों? क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश उस वक्त तैयार नहीं था कि हम इनमें से किसी देश के सदस्य बने। तो हमने क्या किया? हमने आपको गुट निरपेक्ष रखा, भैया हम किसी गुट में नहीं शामिल होंगे, हम राम की कल्चर को फॉलो करते हैं, कृष्ण की कल्चर को फॉलो करते हैं, हम गुरु नानक के कल्चर को फॉलो करते हैं, हम ईसा मसीह के कल्चर को फॉलो करते हैं, हम जहां शांति समझौता सौहार्द की बात करते हैं, हम उन अर्जुन को नेतृत्व प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, जो युद्ध के मैदान में भी शांति समझौता की वकालत करते हैं। तो हम किसी भी युद्ध के समर्थक नहीं है, इसलिए हम ना नेटो के सदस्य होंगे, ना हम वार्सा पैक्ट के होंगे, हम एक अलग ही सदस्य होंगे, वो कहलाएगा गुट निरपेक्ष। तो विश्व के जो अन्य देश थे, जिन्हें ना नेटो में शामिल होना था, ना वार्सा पैक्ट में शामिल होना था, वो सारे देश मिलके कहलाए गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे आप नैम बोलते हैं। हमारे यहाँ के भारत हैं, इंडोनेशिया के सुकर्णो है, आई मीन भारत के नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो, ये दो तीन लोगों ने मिल करके गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किया या गुट निरपेक्ष का गठन किया। आगे चल के विश्व के कई देशों ने गुट निरपेक्ष की सदस्यता भी ली, शामिल भी हुए, और उन्होंने विश्व के अमन और चैन शांति की वकालत की कि हमें युद्ध नहीं करना, हमें शांति समझौते के साथ रहना है, हमें विकास को आगे बढ़ाना है, हमें देश की आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना है, ना कि हमें युद्ध करना है। तो ये हमें विश्व इतिहास से पता चलता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कला एवं संस्कृति की, कि कला एवं संस्कृति से प्रश्न कहां से बनते हैं। देखिए, सिर्फ ये कहने को है कि एंशियंट और मेडाइवल से प्रश्न नहीं बनते हैं मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं एंशियंट और मेडाइवल से, तो एंशियंट और मेडाइवल से प्रश्न बनते हैं, लेकिन वो सीधा अप्रोच पे बनते हैं। वो वहां की सामाजिक आर्थिक विकास से बनते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था से बनते हैं, वहां की महिलाओं की स्थिति से बनते हैं, वहां की धरोहर से बनते हैं, वहां का अगर कोई यूनिक स्पेशल चीज है तो उससे प्रश्न हमारी इंडियन एंसेंट मेडाइवल हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे प्रश्न कह रहा हूं कि हड़प्पा की नगर नियोजन का वर्णन करें, या फिर किस प्रकार वर्तमान का स्मार्ट सिटी योजना हड़प्पा शहर से ली हुई या हड़प्पा शहर से इनपुट लेती है, चर्चा करें। या फिर यह भी प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन वर्तमान में नगर नियोजन के लिए एक इनपुट प्रदान करते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? चर्चा करें। क्यों? क्योंकि हड़प्पा हमारे यहाँ की नगरीय व्यवस्था पे थे। विश्व में जहां सारी सभ्यताओं का उद्भव प्राचीन या ग्रामीण सभ्यता का रहा है, वहीं पे हमारी हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत सभ्यताओं में से एक रही है। वहां पे नगर के सारे जो एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन होने चाहिए वो इन्वॉल्व थे। वहां पे नालियां,
पक्की बनी हुई थी, ढकी हुई थी, सड़कें 90 डिग्री एंगल्स पे काटती थी, घर का मेन दरवाजा, मुख्य दरवाजा पीछे की तरफ खुलता था, घर में कमरे होते थे, बरामदे होते थे, रसोइया घर होते थे। इन सबके साक्ष्य मिले हैं, इसलिए हम चर्चा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों से प्रश्न बनते हैं कला एवं संस्कृति से। दूसरा, मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति पर टिप्पणी करें, या मौर्यकालीन स्थापत्य कला का चर्चा करें, या फिर स्तूप स्थापत्य में मौर्यों के योगदान का समीक्षा करें। ये सब कैसे प्रश्न हैं? तो ये सारे प्रश्न मेरे दोस्त मेंस के लिए हैं और आपके एंशिएंट हिस्ट्री से हैं, जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करता है। सबसे खास बात है, एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, या फिर गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, कहां तक न्यायोचित है, या फिर भारतीय इतिहास में जहां पर प्रत्येक समाज में और समय में महिलाओं की स्थितियां अपेक्षाकृत बेहतर रही हैं, लेकिन गुप्त काल आते आते महिलाओं की स्थितियों में गिरावट आई है, वैश्यावृत्ति, इसी के साथ में देवदासी प्रथा, ये दोनों चीजें हमको देखने को मिलती हैं। इसके बावजूद भी गुप्त काल को गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री कहना कहां तक न्यायोचित है? ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। या फिर गुप्तकालीन साहित्य पर चर्चा करें, चोलकालीन मंदिर पर चर्चा करें, गंधार अमरावती मूर्ति कला पर विभेद स्पष्ट करें, या फिर आपसे पूछ लिया जाए सांची का स्तूप किस प्रकार अपने धरोहरों के लिए विख्यात है, टिप्पणी करें, या फिर सांची और भड़हुत के स्तूप में मुख्य अंतर क्या है, चर्चा करें। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से हिंद यूनानी शासकों ने भारतीय समाज एवं संस्कृति को प्रभावित किया है, टिप्पणी करें। ऐसे भी प्रश्न आपसे बने हैं। या फिर चोलकालीन मंदिरों का वर्णन करें, या फिर द्रविड़ द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली में पल्लवों के द्वारा दिए गए योगदानों पर चर्चा करें। ये सब प्रश्न कैसे हैं? एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, जो कि आर्ट एंड कल्चर के नाम से फेमस है। वहीं पे अगर हम मेडाइवल में घुसते हैं, तो मेडाइवल में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है किससे? मुगल काल से। मुगल स्थापत्य कला पर चर्चा करें, जहांगीर कालीन चित्रकला पर चर्चा करें, या फिर शाहजहां कालीन स्थापत्य कला पर चर्चा करें। क्यों? क्योंकि शाहजहां स्थापत्य के लिए जाना जाता है, जहांगीर चित्रकला के लिए जाना जाता है, अकबर साहित्य के लिए जाना जाता है, तो यहाँ से प्रश्न बनने स्वाभाविक है। सेपरेटली बनते हैं कभी कभी, या फिर ऐसे भी संभव है कि आपसे पूरा का पूरा मौर्यकालीन स्थापत्य कला पर टिप्पणी करें, या फिर गुप्त कालीन साहित्य पर टिप्पणी करें, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मुगल कालीन चित्रकला पर टिप्पणी करें। तो आपको अकबर के बारे में भी बताना है, जहांगीर के बारे में भी बताना है, शाहजहां पे भी बताना है, औरंगजेब पे भी बताना है। मैं आपसे बात करता हूं मुगल काल में हुए स्थापत्य कला के साथ साथ में वहां की आर्थिक अर्थव्यवस्था या वहां की आर्थिक व्यवस्था पर टिप्पणी करें, या फिर मुगल कालीन महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करें, या महिलाओं की स्थिति छोड़िए, मुगल कालीन सामाजिक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करें। ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं, पूछे गए हैं। भरोसा नहीं होगा तो अगले वीडियो में मैं विथ एविडेंस आपके साथ प्रेजेंट रहूंगा। मैं तो बस आपके साथ अभी चर्चा कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ विथ एविडेंस आऊंगा। अगर सिनॉप्सिस की बातें होंगी तो मैं आपको सिनॉप्सिस भी करवाऊंगा। एक बार आप बताइएगा तो आर्ट एंड कल्चर का मैं पूरा सिनॉप्सिस आपको करवा दूंगा, इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा सिनॉप्सिस मैं आपको करवा दूंगा। आर्ट एंड कल्चर की हम एक डेमो क्लास आपको जरूर देंगे कि किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हमें समझना चाहिए, जो कि आपको एंशिएंट मेडाइवल से रिलेटेड होगा, जो प्रीलिम्स से भी फोकस होगा और मेंस के लिए भी फोकस करेगा, या मेंस के लिए भी वो इंपॉर्टेंट होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, समझना है, विचार करना है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर। अब मैं बात करता हूं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो अगर बात मॉडर्न हिस्ट्री की किया जाए, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आए हैं वो गांधी इरा से आए हैं, या फिर आधुनिक भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास पर टिप्पणी करें, शिक्षा से प्रश्न आए हैं, संवैधानिक विकास से प्रश्न आए हैं, या फिर अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न आए हैं, उद्योग धंधों से प्रश्न आए हैं, कभी कभी
जो हमारा 1857 की क्रांति हुई है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उससे प्रश्न आए हैं कि 1857 की क्रांति का सामाजिक आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करें। क्या 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति थी? क्या आप इस बात से सहमत हैं? चर्चा करें। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति कहना कहां तक न्यायोचित होगा? चर्चा करें। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। या फिर ऐसा भी प्रश्न मिलता है कि 1857 की क्रांति ने भारतीय सभ्यताओं को बदल दिया या औपनिवेशिक जो नीतियां थी उनको चेंज किया है। बिल्कुल चेंज किया है। आप देखेंगे कि यहीं से अभी तक जहां पे गवर्नर जनरल शब्द यूज हो रहा था, अब वायसराय शब्द यूज होने लगा है। अभी तक जहां पर कंपनी के पास मालिकाना हक होता था, उसे समाप्त करके सीधा ब्रिटिश क्राउन को हाथों में दे दिया गया। 1861 में जब अधिनियम लाया गया तो विधायिका की संख्या को बढ़ावा दिया गया। यहीं पर आपको आईपीसी, सीआरपीसी जैसे संहिताओं का भी निर्माण देखने को मिलता है। विधि के नियम बनाए जाते हैं, विधानसभाओं की संख्याओं में की सीटें बढ़ाई जाती हैं, भारतीयों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यहीं पर आपने देखा होगा कि 1866 का जब अकाल पड़ता है तो उसके जस्ट बाद में दादा भाई नौरोजी ने पार्लियामेंट में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक अपना एक पत्र रखा था, और वहां पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि भैया किस प्रकार से भारतीयों का शोषण किया जा रहा है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे गए हैं। साथ ही साथ में भारतीय पुनर्जागरण पर भैया फिर भारतीय पुनर्जागरण का भारतीय सामाजिक कल्चर पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करें। या फिर आर्य समाज ने किस प्रकार भारतीयों में एक प्रकार का पुनर्जागरण करने का काम किया है, चर्चा करें। या फिर एंग्लो जो हमारा एक तरीके से ज्योतिबा फूले की मैं बात करूं या फिर किसी अन्य संगठन की बात करूं, उनका हमारे सामाजिक विकास में क्या योगदान रहा है, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। कभी कभी तो इतना कह दिया जाता है कि जो 1833 में शिक्षा के लिए योजनाएं लाई गई थी, उन योजनाओं का दीर्घकालिक प्रभाव ही 1857 की क्रांति रही है, या फिर हमारे यहाँ जो पुनर्जागरण हुआ है उसका प्रभाव उस शिक्षा का योगदान है। कहीं अब ये भी माना जाता है, कभी कभी प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में रेलवे की भूमिका कहां तक है, चर्चा करें। ये भी प्रश्न बने हैं। फिर मुद्दा आता है, ये तो यहीं तक था, फिर आता है गांधी ईरा। तो गांधी ईरा से प्रश्न आए ही ना, ऐसा संभव ही नहीं है। बिना गांधी जी के कोई भी मेंस का पेपर बना ही नहीं है आज तक। चाहे 1919 के बाद गांधी जी की मैं बात करूं, असहयोग आंदोलन की मैं बात करूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करूं, भारत छोड़ो आंदोलन की मैं बात करूं, दांडी मार्च की बात करूं, गोलमेज सम्मेलन की मैं बात करूं, किसी की भी मैं बात करूं, सब में गांधी जी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने में कौन कौन सा रोल प्ले किया, कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है। या फिर ये भी कहा जाता है कि मान लेते हैं कि अगर गांधी जी नहीं होते तो भारत की आजादी किस प्रकार होती, चर्चा करें। हाइपोथेटिकल भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये भी कहा जाता है कि गांधी की विचारधारा के साथ में हम आगे न बढ़ते, अगर हम उग्रवादियों की विचारधारा के साथ बढ़ते तो क्या आजादी जो हमें 1947 में मिली, वो आजादी हमें 1930 तक मिल सकती थी? समीक्षात्मक वर्णन करें। हाइपोथेटिकल प्रश्न है कि गांधी के बिना हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कैसा होता, या गांधी के एब्सेंस में हमारी स्वतंत्रता कैसी होती, इस पे प्रश्न बने हैं। ये भी कहा जाता है कि क्या अंग्रेज भारत नहीं आते तो आज हमारे यहाँ लोकतंत्र होता? क्या आप इस बात से सहमत है? या फिर अंग्रेजों के आने से किस प्रकार भारत में लोकतंत्र का गठन हुआ है, इस पर आपको विचार विमर्श करना पड़ता है। ये सब कैसे प्रश्न हैं? ये सब प्रश्न मेरे दोस्त इतिहास से हैं, और ऐसे प्रश्न आपसे मेंस में पूछे गए हैं, बैक टू बैक पूछे गए हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, आप वहां पे देखिएगा। मैं पूरा का पूरा पेपर ही आपको अपलोड कर दूंगा, आप देखिएगा एक बार। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी में। तो विश्व भूगोल से प्रश्न बने हैं, विश्व इतिहास से भी प्रश्न बने हैं, भारतीय भूगोल से भी प्रश्न बने हैं। अब अगर मैं विश्व भूगोल से बात करता हूं, तो विश्व भूगोल से जो प्रश्न बने हैं वो महाद्वीपों से प्रश्न बने हैं, ठीक है। वो ज्वालामुखी से प्रश्न बने हैं, रिंग ऑफ फायर से प्रश्न बने हैं,
महाद्वीपों से प्रश्न बने हैं और साथ ही साथ में अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न बने हैं भूगोल को लेकर के। भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत का भौतिक जो प्रदेश है उससे प्रश्न बने हैं। साथ ही साथ में मृदा से प्रश्न बने हैं कि भारत में मृदाओं के प्रकार का वर्णन करें। भारत में ट्रांसपोर्टेशन से लेकर प्रश्न बने हैं, परिवहन से प्रश्न बने हैं, इंडियन ज्योग्राफी में जलवायु से प्रश्न बने ही बने हैं। वहीं पर अगर मैं क्लाइमेटोलॉजी ओशियनोग्राफी की बात करूं तो इनसे भी प्रश्न बने हैं। यकीन मानिए कि भारत का भूगोल के साथ में विश्व के भूगोल में 3 सेगमेंट से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। अगर ये 3 आपने ढंग से पढ़ लिए हैं तो इन तीनों सेगमेंट से आपका लगभग विश्व भूगोल के सारे प्रश्न टैकल हो जाने चाहिए। भारत की मैं बात करूं तो भारत में जो प्रश्न बनते हैं वो आपका मृदा से बना है, मृदा के साथ ही में जलवायु से बना है, परिवहन से बना है, औद्योगिक निवेश से प्रश्न बने हैं। और सबसे खास बात है कि जो आपकी परियोजनाएं हैं, चाहे वो सिंचाई परियोजना हो या फिर आपकी अवसंरचना परियोजना हो, इन दोनों से प्रश्न विगत वर्षों में कई बार बने हैं और बनेंगे, क्योंकि ये कोर टॉपिक है, कोर चीजें हैं जहां से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं। ठीक, अब वहीं पे मैं बात करता हूँ किसको लेकर के, थोड़ा सा समाज को लेकर के। तो मेरे दोस्त समाज से भी प्रश्न बने हैं। और अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा समाज पर चर्चा करता हूं तो समाज का ठीक ठाक वेटेज है। जैसे अगर मैं सोसाइटी की बात करता हूँ ना, तो सबसे खास बात मेरे दोस्त सोसाइटी में क्या क्या पूछे जाते हैं हमसे। भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं जो हमने आपको बता दिया, महिलाओं का समाज एवं संगठन पर भूमिका, जनसंख्या, गरीबी, विकासात्मक शहरीकरण, इनसे प्रश्न बने हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या फर्क पड़ा है, इससे प्रश्न बने हैं। तीसरी सबसे खास बात है कि सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, इनसे प्रश्न बने हैं। इन सब से प्रश्न बैक टू बैक बने ही बने हैं। क्लियर हो गया। वहीं पर अगर आप थोड़ा सा बात करेंगे तो कभी कभी हमें विश्व का इतिहास, विश्व के भूगोल का प्रश्न सोसाइटी पे देखने को मिलता है। जैसे भूकंप का प्रश्न मिला, तो अभी हाल ही में कहीं भूकंप आया है तो वो हमारा जीएस फर्स्ट पेपर के भी हो जाते हैं और आपदा प्रबंधन से जीएस थर्ड पेपर भी चला जाता है। ठीक, और आपदा प्रबंधन के में कैसा मैनेजमेंट एक अधिकारी का होना चाहिए, ये केस स्टडी में जीएस थर्ड पेपर में पूछ लेता है हमसे। तो पूरा का पूरा पेपर हमें कंप्रिहेंसिव वे में तैयार करना पड़ेगा, तो जा करके आप सही से तैयार कर पाएंगे। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा और कि भारत में जो सबसे ज्यादा है कि पैटर्न कैसा, अधिवास का पैटर्न कैसा, भारत में लोगों के रहने का प्रतिरूप कैसा है, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। यहीं पर आपको कभी कभी माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पूछ लेते हैं, नोटेस्टीन का थ्योरी पूछ लेते हैं, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, माल्थस का जनसंख्या, बेवर का औद्योगिक मॉडल, कोलर का औद्योगिक मॉडल कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न कहाँ से बनते हैं, ये सारे प्रश्न मेरे दोस्त बनते हैं मेंस में। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ जीएस फर्स्ट पेपर में, तो जीएस फर्स्ट पेपर सबसे अच्छा माना जाता है। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर बच्चे नंबर लेकर के भी आते हैं। क्लियर है, तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, आत्मसात करिएगा। क्लियर है, तो जीएस फर्स्ट पेपर पर हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं। आप कमेंट प्लीज करिएगा कि जीएस सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे भी इसी प्रकार से डिस्कशन किया जाए, तो मैं आपके साथ एक डिस्कशन कर दूंगा और अगली बार मैं क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।